नमस्ते। नमस्ते। हमारे साथ है श्री चिन्मय फुटाने और ये वरुड़ में रवाड़ा करके गांव है, उसमें काफ़ी सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और अभी बीजोत्सव में ये आए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बात कर ले कि क्या-क्या इश्यूज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग में और इसको हम कैसे देखते हैं और आगे की दिशा क्या है। तो चिन्मय भाई नमस्ते। नमस्ते। पहले तो ये बात बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? अभी इसके बहुत सारे पंथ और क्या जाति जनजातियाँ तैयार हो गई है ऑर्गेनिक शब्द के इर्द गिर्द। इसलिए मैंने खुद ने मेरे लिए जो मर्यादाएं मान ली वो मैं आपको बताऊंगा। जी। मुझे ज़्यादा उसके डेफिनेशन और डिटेल्स में जाना फिर उसमें उलझ जाएंगे हम। जी। तो मैं खुद के लिए जो मानता हूँ वो ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, जीएम क्रॉप्स और वीडिसाइड ये इस्तेमाल न करना, इतनी मेरे लिए मैंने मर्यादा मान ली है। अब उसके आप ऑर्गेनिक कहे ना कहे जो भी होगा उसमें मैं बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखता, क्योंकि फिर नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, परमाकल्चर है, ऐसे बहुत सी उसकी शाखाएं और फिर उसके कोई डिफाइंड लाइंस नहीं है कि यहाँ से परमाकल्चर शुरू होता है, वहाँ से ऑर्गेनिक ख़त्म होता है, उधर नेचुरल शुरू होता है। तो वो अस्पष्ट होने की वजह से मैं मेरे लिए इतना एक मानता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो कोई भी छोटा किसान समझ लीजिए 5 एकड़ है, 10 एकड़ भी होगा, है ना? और आज की तारीख में आपको पता ही है वैसे भी माल का भाव और ये सब चीज़ें है ही। जी। तो उस संदर्भ में ऑर्गेनिक या नेचुरल या जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें, जी, किसान क्यों जाए? बराबर। ये बड़ा ही महत्व का और एक मूलभूत सवाल मुझे लगता है और हमेशा मैं खुद को भी ये सवाल पूछते रहता हूँ। तो मेरे पास इसके दो कारण हैं। एक है जो एक पर्यावरण और प्रकृति के हिसाब से जो चीज़ मानव के लिए हानिकारक है, अगर जहर हम खा रहे हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है, वैसे ही वो पूरी प्रकृति के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है। इसलिए वो रास्ता नहीं अपनाना ये एक मूल चीज़ है। फिर दूसरी जो है, ये तो तात्विक एक मुद्दा हो गया, लेकिन जो प्रैक्टिकल मुद्दा है मेरे हिसाब से आज की तारीख में, अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसान लोगों ने सालों से एमएसपी का मुद्दा लगा के रखा है, बाकी अलग अलग मुद्दों पे आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन एमएसपी के मुद्दे पे क्या हल निकल रहा है? तो कुछ नहीं। कोई नई गवर्नमेंट आएगी, वो करेगी ना करेगी, फिर भी बात यह है कि जो रेट तय करने की आज़ादी किसान को होनी चाहिए वो वैसे होना इतना आसान नहीं है। तो मेरे दृष्टि से हम अगर मार्केट में खड़े रहते, हमारा खुद का माल एज किसान हम अगर बेचना चाहते तो हमारे पास क्या डिफरेंशिएटर होगा? अगर डिफरेंशिएटर नहीं है, बाजू वाले भी हाथगाड़ी पे वही माल मिल रहा है, आपका भी वही मिल रहा है, तो किसान वो रेस में नहीं टिक सकता है। जी। अगर वो कुछ एक अलग चीज़ लेके मार्केट में उतरता है तो उसकी एक पहचान बन सकती है और फिर वो ये पोजीशन में आ सकता है कि मैं उत्पादन के लिए जो भी खर्चा आया उसके ऊपर आधारित या जो भी उचित मूल्य होगा वो मैं ले सकूं। मतलब दाम, मैं बहुत बार बोलता हूँ दाम कोई देगा नहीं। जो बोलते हैं कि किसान को दाम नहीं दिया जाता है, तो दाम नहीं देने वाले, दाम हमें लेना पड़ेगा। तो लेने के एक तरीके में से मुझे एक बहुत स्ट्रांग ये चीज़ लगती है कि अगर ऑर्गेनिक वो कर रहा है तो वो खड़ा रह सकता है, अपनी पहचान बना सकता है और उसी के भरोसे वो अपना दाम भी मांग सकता है। तो ऐसे किसानों के लिए बताने के लिए अपने पास कोई मॉडल्स है क्या कि जहाँ 3 एकड़, 4-5 एकड़, 10 एकड़, है ना, छोटे क्षेत्र वाले किसानों ने एक तरीके से निर्भरता तो है ही और अच्छा प्रॉफिटेबल वो कर रहे काम? ऐसा 5 एकड़ वाले मेरे नज़र में एकदम तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 एकड़ वाले एक साथ अगर आते हैं, एक 10-20 लोग कम से कम, अच्छा, तो ये हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। मेरे आंखों के सामने शायद नागेश स्वामी करके सातारा में है,
और भी 2-4 है, लेकिन मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है सब। और मैं खुद जाके उनको विजिट करके एकदम प्रॉफिटेबल है नहीं है इकोनॉमिक्स चेक करना, क्योंकि अगर कुछ मैं दावा कर रहा हूँ तो फिर उतना मुझे जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उतना मेरे आंखों के सामने नहीं है फिलहाल। लेकिन ये हो सकता है, ये मैं खुद के अनुभव से बता सकता हूँ। अच्छा, अभी आपने जो बात कही कि एक बड़ा एरिया होना है ना, 20-25 फार्मर साथ में कर सकते हैं काम, ये एक बात है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल फार्मर, अगर मेरा है ना 3 एकड़ ही जमीन है और मैं करना तो चाहता हूँ, तो उसमें बाजू वाले तो है नहीं, तो उस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, ग्रुप जो है वो बाजू वाला ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी मैं नहीं मानता। लेकिन अपने तालुके के हो सकते हैं, अपने जिले के हो सकते हैं, अपने आसपास के लोग हो सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक अकेला इतना नहीं, क्योंकि किसानी एक फुल टाइमर जॉब है जी। सिर्फ किसानी जी। फिर हमें लगता है ऐसा कि प्रोडक्ट और हम ब्रांड क्यों नहीं करते, हम वो सब साफ सफाई करके ग्राहक तक क्यों नहीं पहुंचते, किसानों ने ये करना चाहिए, ये उपदेश देना बड़ा आसान है वैसा। लेकिन करने के समय फिर खेती के काम महत्व के होंगे या प्रोसेसिंग महत्व का होगा, या फिर वो उसकी डिलीवरी महत्व की होगी, या पार्सल भेजना, तो इसके प्रेफरेंसेस लगाते लगाते एक अगर किसान को सब ये जिम्मेवारी हम थोप देंगे तो फिर वो बड़ा मुश्किल होगा। आज के तारीख में ऐसी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए किसान अपने अपने दम पे, अपने अपने मॉडल्स, जिनको ये समझ में आया कि ये करना बहुत जरूरी है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन सबके नाक में दम तो हो ही रहा है कि क्या क्या करे, तो इसके लिए व्यवस्थाएं हमको खड़ी करनी पड़ेगी, और ये व्यवस्थाएं सामूहिक रूप में हो सकती है, इसलिए वो हिसाब से मैं बोल रहा था। बढ़िया बढ़िया। तो कुल मिला के अगर समझ लीजिए 5-10 किसान एक साथ है जी, तो एक आध आदमी डिलीवरी की जिम्मेदारी ले सकता है, एक आध आदमी पैकिंग की जिम्मेदारी ले सकता है, है ना। लेकिन इसमें और एक मुद्दा आ रहा है जो अपन कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वो है सर्टिफिकेशन का जी। तो उस पे आपका क्या मत है? क्योंकि बहुत सारे उसमें शंका कुशंकाएं हैं कि आपके पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है पता नहीं। अच्छा, काफ़ी जैसे आपने बहुत सही कहा कि जो MSP है उससे ये रेट काफ़ी बार ज़्यादा ही होता है, तो काफ़ी किसान गड़बड़ी भी कर ही सकते हैं, अभी मार्केट का दौर है। हाँ। तो उसको आप कैसे देखते हैं, उसको कैसे हैंडल करें? पहले वाला सर्टिफिकेशन का पहले वाला सवाल, तो ये तो बड़ी आज के तारीख में एक क्या व्यंगात्मक स्थिति मैं बोलूँगा आज की, जो सर्टिफिकेशन की स्थिति है ऑर्गेनिक की। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं अमरावती ज़िले के वरुड़ तहसील में रहता हूँ, और ये संतरे का एक मशहूर इलाका है। तो यहाँ पे संतरा कैसे एक्सपोर्ट किया जाए इस विषय में बताने के लिए अपेडा के एक 4 राज्यों का पदभार जिनके तरफ है, कार्यभार जिनके पास है, ऐसे बड़े अधिकारी आए थे। और बाकी विषय में फिर ये ऑर्गेनिक का भी विषय निकला, तो सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने उनको पूछा कि आपकी टेस्टिंग की मेथड क्या होती है, मतलब क्रॉस चेक करने की। आप सर्टिफिकेट देते हैं यहाँ तक तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं कुछ मिलावट करता हूँ किसान के तौर पे, तो आप मुझे कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो वो सर्टिफिकेट कितना विश्वासार्ह है ये हमें नहीं समझ में आएगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो मैंने खोद के पूछा भी कि रेसिड्यू फ्री जब होता है तब आप टेस्ट करते हो और ये क्यों नहीं टेस्ट करते? तो बोले नहीं, इतना बड़ा कैसा टेस्ट करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है टेस्ट करने की। फिर दूसरा सवाल मैंने पूछा कि ठीक है, फिर आपके पास व्यवस्था नहीं तो फिर आप सर्टिफिकेट कैसे देते हो हमें? तो उन्होंने बताया ये तो भरोसे पे दिया जाता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, इस भरोसे पे हम आपको सर्टिफिकेट देते। अब अपेडा जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये अपेडा गवर्नमेंट की एजेंसी है और इन्हीं के अंडर बाकी सब सर्टिफाइंग एजेंसीज आती है। अपेडा के साइट पे आपको कम से कम 15-20 एजेंसीज की, प्राइवेट एजेंसीज की लिस्ट मिलेगी कि जिनको अथॉरिटी दी है कि वो जाए, टेस्ट करे और वो फार्म को सर्टिफिकेशन दे। तो फार्म सर्टिफिकेशन ये मेथड आज के तारीख में है, लेकिन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ऐसी कोई मेथड मुझे मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो अभी आ गई बात मिलावट की, तो उन्होंने यही कहा कि आपके विश्वास पे हम ये देते हैं कि हमने फार्म सर्टिफाई कर दिया तो ये फार्मर अभी आगे कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। अब फार्मर ही सब जगह बेचने वाला है या ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो वो तो सर्टिफिकेट देख के कोई प्रोसेसर उसको खरीद लेगा, फिर अगर उसने मिलावट की, फार्म वाले ने भी मिलावट की, तो उसको क्या कोई उसका सोल्यूशन नहीं है।
फिर उनका जो कहना था कि आपके भरोसे पे दे रहे, तो मैंने उनको पूछा कि फिर हमारे ही भरोसे पे हमें ही अगर सर्टिफिकेट देना है तो फिर ये गवर्नमेंट का और इतनी बड़ी एजेंसी का और पैसा खर्च करने का क्या मतलब। तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो ये परिस्थितियां है, और ये कोई एक अधिकारी ने बताया इसलिए मैं मान लिया, ऐसी बात नहीं, ये सत्य भी है। मैंने जो भी जानकारी निकाली है वेबसाइट के माध्यम से और बाकी, तो परिस्थिति यही है। तो फिर ऐसे हालात में हम आगे कैसे बढ़े। तो ये तो नहीं है कि अभी गवर्नमेंट की एजेंसी वीक है तो फिर हम कुछ ना करें। ये जरूर हो सकता है कि एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के बगैर नहीं होगा, और हो सकता है कि ये भी कानून है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, कि ऑर्गेनिक ये शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सर्टिफिकेट के बगैर, ऐसा भी कानून हो सकता है हमारे यहाँ भी, मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर हमारी जरूरत भी नहीं है ना कि हम ऑर्गेनिक ही शब्द इस्तेमाल करें। हमें अगर पता है कि हमने कुछ, मुझे जैसा पूछा गया किसी के कि अगर हमने आपका प्रोडक्ट टेस्ट किया तो इसमें कुछ केमिकल का अंश मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा एक कस्टमर ने मुझे पूछा। मैंने बताया भाई मुझे ये पता नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि कभी हो सकता है कि भूजल के द्वारा मेरे खेत कुएं में भी वीडिसाइड के अंश आए होंगे, कोई पेस्टिसाइड के भी आए होंगे, और वो खेत में जाके मेरे भी यहाँ आ सकता है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने कुछ नहीं डाला है। बिल्कुल। ये मेरा पक्का दावा है, और ये मैं इतने पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी भी मेरे फार्म को विजिट कीजिए और कुछ भी चेक कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा पक्का भरोसा है कि ऑर्गेनिक के भरोसे ही खेती आगे बढ़ाई जा सकती है आज के दौर में। तो ये हम छाती ठोक के कह सकते हैं, और ये हम जो छाती ठोक के कह सकते हैं, ये इतने ही ताकत से हम ग्राहक तक भी पहुंचा सकते हैं। कि ये भाई आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। आज पहले वो अटेस्टेशन होता था, कोई भी कागज पत्र होगा तो उसके ठप्पा लगता था और सर्टिफाई होता था। अभी इस गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है, सेल्फ अटेस्टेड। सही बात। आप खुद की साइन लगती है और उसको ही जिम्मेवार पकड़ा जाता है कि आपने अटेस्ट किया, अगर आपका गलत होगा तो आप ही पे ऊपर गुना दाखिल होगा। इस टाइप का अगर हम जाते हैं कि किसान ने खुद सर्टिफाई करना और उतने अच्छे तरीके से लोगों तक अपना माल पहुंचाना। दूसरा, ग्राहक के लिए मेरे पास एक और चीज़ है, टंग टेस्टेड। आप अपनी जीभ का इस्तेमाल करो, आप उतना सेंसिटिविटी के साथ दोनों तीनों प्रोडक्ट अलग अलग चेक करके देखो समय पे, धीरे धीरे आपकी टेस्ट डेवलप हो जाएगी और आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। खास करके सब्जी और फलों में तो ये बड़ा आसान है। तो बहुत बड़े पैमाने पे खेती की व्यवस्था और खेती की जो पद्धतियाँ है, केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, वही एक बड़ा चेंज हुआ है, जिसके बाजू में हम ये चेंज देख रहे हैं कि शरीर की कितनी अलग अलग तरीके से नुकसान हो रहा है। तो सीधा संबंध तो जुड़ता है एक कॉमन सेंस के तौर पे। अब उसके टेस्टिंग्स और अलग अलग सर्वेज और सब, ये जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है। दूसरी एक बात की जाती है कि भाई उत्पादन की जी और फूड सिक्योरिटी की जी, और कुछ कुछ उदाहरण भी दिए जाते हैं कि हरित क्रांति और ये सब चीज़ें, और ऐसा एक तरीके से बताया जाता है कि बिना केमिकल्स का फार्मिंग करे तो हमारी फूड सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क है एज ए कंट्री, एज अ जो भी क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा होता है कि प्रोडक्शन कम होता है। आप इतने सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये इनिशियल 2-3 साल की बात है या उत्पादन हमेशा कम ही रहेगा? जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है उनको जितना खिलाओगे उतना वो देगी। ऐसा जो भी है गेहूं की वो बाकी भी हो। अब प्रोडक्शन हमेशा कम रहेगा तो बात बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की, मतलब ये सब रिलेटिव टर्म्स है। किसी के लिए एक 50 क्विंटल पर एकड़ कपास ये आदर्श है, किसी के लिए 5 क्विंटल भी मिल जाए तो वो बोलता है ठीक है मेरा घर चल जाएगा। तो अब ये ज़्यादा कम थोड़ा सा रिलेटिव है, लेकिन फिर भी मैं ऑर्गेनिक की जो भूमिका है वो आपके सामने रखता हूँ। ऑर्गेनिक सिस्टम्स में मॉडरेट उत्पादन की बात की जाती है कि हम आज बहुत ज़्यादा प्रकृति से निचोड़ ले और फिर 10 साल बाद 5 साल बाद फिर बोले कि अरे अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो उससे बेहतर है कि एक मॉडरेट क्वांटिटी में हमारा उत्पादन, अगर जो शाश्वत खेती बोली जाती है
वो अगर है तो ये चलता रहेगा। हम्म, अब आज फूड सिक्योरिटी से मरने वाले हैं और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो तो कैंसर से मरेंगे। तो कैंसर से मरेंगे। सही बात। तो फिर हमें ये विवेक तो ज़रूर करना पड़ेगा। और जब ये फूड सिक्योरिटी की बात आती है तब हमें ये भी देखना चाहिए कि टोटल एरिया, कल्टिवेबल एरिया देश का कितना, उसके अंदर अनाज मतलब जो खाने की चीज़ें है वो कितनी बोई जाती है, और अखाद्य जो चीज़ें है जैसे कपास होगा, कोई खाता नहीं है वो, बाकी भी अनेक अलग अलग फसलें हो सकती है, तो वो हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना। जी जी जी। वो हम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना है, कितना कम हुआ, ज़्यादा हुआ। फिर खाने के लिए जितना लगता है उतना पैदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और दूसरी रही बात कि आज की तारीख में क्या है, मतलब हम जब ऑर्गेनिक के ऊपर सवाल उठाते हैं तो हमने ये मान लिया है क्या कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो फुल प्रूफ है। तो सवाल तो केमिकल पे भी उठेंगे ना। सही बात कि फिर ये सब इतना बढ़िया चल रहा है तो फिर मोजाम्बिक से लाखों टन तुअर क्यों लानी पड़ रही है। सही बात। हमारी फूड सिक्योरिटी अगर पूरी है, हम तेल ज़्यादा से ज़्यादा क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम और वो सिस्टम। मैं एक मोटा मोटी ये ज़रूर बता दूंगा कि ये मॉडरेट उत्पादन देने वाली खेती है और उतना वो ज़रूर देते रहेगी। 2-3 साल पहले कम होती है, ज़्यादा होती है, ये भी बहुत सारी रिलेटिव चीज़ें हैं। ऐसे कोई दावे जो भी करते हैं वो मैं बोलता हूँ गलत करते हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन की क्या स्थिति है, कौन से पॉइंट पे आप शिफ्ट हो रहे हो और वहाँ आप क्या इनपुट डाल रहे हो। अगर कोई आदमी आज के तारीख में शिफ्ट हो रहा है और पर एकड़ 10 से 20 ट्रॉली गोबर खाद वो लाके डाल रहा है 1 एकड़ में, तो आप बोल ही नहीं सकते कि वो पीछे आएगा। लेकिन उतना डालना मुमकिन है नहीं है, क्या मेथड्स है, ये सब डिपेंड करता है। सीधे सीधे ऐसे दावे करने में कोई मुझे उतना मतलब नहीं दिखता है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और एक सवाल से दूसरा उभर के आता ही है। हाँ, लेकिन अभी अपन बढ़ेंगे थोड़े समाधान की तरफ। ठीक है। तो जैसे कुछ प्रयास यहाँ भी हमने देखे बीजोत्सव में कि छोटे छोटे कंज्यूमर गुड बन सकते हैं, या जैसे हमने एक युक्ताहार करके ग्रुप चालू किया है जिसमें हम लोग फार्मर को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि एक रिश्ता बने। तो इस तरीके से कैसे हो सकता है इसको एड्रेस करना, ताकि कंस्ट्रेंट्स तो रहेगी, सर्टिफिकेशन वाले मुद्दे रहेंगे, बाकी अन्य रहेगा ही, क्योंकि हर एक का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहता ही है। तो उस स्थिति में आप कैसे एक सप्लाई चेन हम कैसे बना सकते हैं ताकि एक स्मूथ, जिसको बोलते हैं कि टेंशन ना रहे फार्मर को और ग्राहक को भी अच्छा खाने को मिले। तो समाधान के अर्थ में आप क्या देखते हो? अभी सबसे बड़ा तो मेरे हिसाब से लोगों को ये विश्वास दिलाना, मतलब किसानों को सबसे बड़ा मुझे कंस्ट्रेंट वहाँ दिखता है कि किसानों को विश्वास दिलाना कि ये हो सकता है, ऑर्गेनिक में भी आप सर्वाइव हो सकते हो। क्योंकि क्या होता है, एक जंप है, एक सिस्टम जो चलते आ रही है और वहाँ से हम डायरेक्ट शिफ्ट कर रहे हैं, फिर उसमें बहुत सारे सवाल किसान को होते हैं। तो सप्लाई चेन के लिए पहले तो वो विश्वास लाने के लिए थोड़े थोड़े छोटे डेमो प्लॉट्स किसान को करवा देने के लिए, फिर 1 साल वो ये हो सकता है कि वो खुद के खाने के लिए वो अनुभव ले, उसके बाद में थोड़ा बड़े, इस टाइप से एक शुरुआत हो सकती है किसानों की ओर। फिर जैसे हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि सब चीज़ें सब लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक सेंट्रल 2-4 गांव में के साथ हो या एक तालुका लेवल पे हो, कोई एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। और फिर वहाँ से शहरों में जो ग्रुप बनने ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जैसे पर्सनली हम करते हैं, नागपुर में हम भेज रहे हैं तो एक कोने पे, दूसरा दूसरे कोने पे, तो 5 किलो अगर आम मुझे एक कोने पे देने नागपुर के और दूसरे, तो वो तो खर्चे में ही निकल जाता है सब। तो हमें ज़रूर ऐसे ग्राहकों के ग्रुप लगेंगे कि जहाँ हमने जाके, जैसे पुणे में हम लोग कर रहे थे कि एक सोसाइटीज़ में अलग अलग ग्रुप थे, हम लोग यहाँ से संतरा बेचते थे, वो वहाँ पे उतार लेता, एक आदमी जाएगा, उसको एक सर्टन अमाउंट दे दिया और एक टाइम फिक्स था कि वो समय पे सब लोग सोसाइटी से नीचे आएंगे और 1 घंटे में वो जिसकी ऑर्डर है वो लेके गए। तो बहुत ही बढ़िया, एफिशिएंट और इतना ज़्यादा कि जनरल भी जो कृषि की व्यवस्था है उसमें जो सड़ने गलने के लॉसेस है वो करीब 30% के आसपास है आज की व्यवस्था में।
और हमारी व्यवस्था में जरूर करीब करीब 0%। मतलब गुरुवार को हमारा माल, बुधवार तक हमने ऑर्डर लिए, गुरुवार को माल तोड़ा, शुक्रवार को भेज दिया, शनिवार को वो माल ग्राहक के हाथ में है। तो 3 दिन गए सिर्फ। ट्रेडिशनली संतरा अगर पुणे में हो या दिल्ली में हो, ग्राहक के हाथ में जाने के लिए 8 से 10 दिन लगते हैं। तो उसके जो लॉसेस है वो कोई व्यापारी नहीं भरता है, वो तो भरा जाता है किसान की जेब से जी। तो ये ऐसे अगर सिस्टम तैयार होती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ग्राहकों की ओर से भी। और शहर का कोई ग्रुप्स में से एक इनिशिएटिव ले सकता है कि जहाँ पे किसान ने या जो गांव का ग्रुप है उसने वहाँ रख दिया और डिस्ट्रीब्यूशन लोकल आदमी कर रहा है। क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल है कि एक ही गाड़ी उधर से पूरे शहर में घूम रही है। बिल्कुल। तो ऐसी अगर व्यवस्थाएं बनती है, जैसे आपके साथ भी हमारा जो भी अनुभव रहा कि हमने आपके पास में दे दिया, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और पारदर्शी है, हमने जो रेट में दिया, आप क्या रेट में दे रहे हैं वो सब सबके सामने है। तो ऐसी व्यवस्था अगर होती है तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई मॉडल है। बढ़िया। तो कुल मिला के समाधान ये दिखता है कि एक संबंध प्रधान हो और उसमें ट्रांजैक्शंस होते रहे कि पहले मैं चिन्मय के साथ जुड़ूं, पहले मैं हमारे कस्टमर के साथ भी जुड़ूं, और एक परस्पर विश्वास के बिना ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि वैसे काफ़ी टिकाए होती है कि भाई मिडिल मैन और ये सब चीज़ें, तो वो व्यापार वाला जो मामला है वो व्यापारी प्रवृत्ति ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो और ट्रस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं अगर ये आए तो आपने जो कहा बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। हम भी उस तरीके से प्रयास करते हैं कि 3 दिन में पूरा माल ख़त्म हो जाता है। तो जो आपका ट्रांजिशन लॉस है, ट्रांसपोर्टेशन लॉस है, वो भी एक तरीके से ये पैसा भी बढ़ जाता है हम तीनों में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसका लाभ है वो किसान को भी होना चाहिए, यहाँ कस्टमर को भी होता ही है, और जो ये बीच का लॉजिस्टिक्स हैंडल करता है उसको भी होता है। तो इस तरीके से एक विन विन सॉल्यूशन मुझे दिखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है लेकिन आपने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभेच्छा। धन्यवाद।